हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 18। इससे पहले 17 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, स्फटिक रूप, ऑप्शन सी है निष्क्रियकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण। और आपको ध्यान में रखनी है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उसे निष्क्रियकरण यानी कि उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में NaCl, ये तो लवण हो गया। जैसे में HCl प्लस NaOH, ये जब अभिक्रिया करते हैं तो NaCl लवण और साथ में H2O का निर्माण होता है। ये हमारा अम्ल है और ये क्षार है। ये जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है और ये जल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निशांतता नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? ऑप्शंस है ग्लूकोज, विटामिन ए, विटामिन B2, उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे क छूट गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निशांतता विटामिन ए की कमी से होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस रोग में रोगी दिन में वस्तुओं को स्पष्ट देखता है परंतु रात को वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। आप इतना ही याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, यकृत, बड़ी आंत, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्थि मज्जा। और आपको ध्यान में रखनी है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। बस अपवाद में आप याद रख सकते हैं कि ऊंट और लामा में केंद्रक होते हैं, बाकी किसी भी आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। और आप ध्यान में रख सकते हैं कि भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है, और यकृत और प्लीहा को इसका आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। अपने याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? ऑप्शंस है शर्करा, करक्यूमिन, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरोफिल। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसका सूत्र 6CO2 प्लस 12H2O, ये यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया करते हैं तब ये 6C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2 का निर्माण होता है। ये है ग्लूकोज, ये जल और ये ऑक्सीजन।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है नहीं आता है। ऑप्शंस हैं वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा, होमोनिडी, पोरीफेरा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य पोरीफेरा वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और मनुष्य वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा और होमोनिड ये में आता है, ठीक है। और मनुष्य पोरीफेरा वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है और मनुष्य होमो सैपियंस वर्ग का प्राणी है। कौन सा वर्ग का प्राणी है? होमो सैपियंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का SI वही है जो कार्य की है। ऑप्शंस हैं बल, शक्ति, दबाव, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे शक्ति का SI मात्रक तो कोई नहीं दिख रहा है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओहो, यहाँ पर ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का SI मात्रक समान होता है। किसका किसका? ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का, ये सभी का मात्रक जूल होता है। और बल का SI मात्रक न्यूटन, शक्ति का SI मात्रक वॉट और दबाव का SI मात्रक पास्कल होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भौतिक राशि की SI मात्रक वही है जो कार्य की है, तो यहाँ पे तो किसी की नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है। ऑप्शंस है सूर्य के प्रकाश के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पवन के कारण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। ऑप्शंस है स्टोमिक, उदर या फिर कोलन, छोटी आंत, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आहार नाल के छोटी आंत में अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। ऑप्शन है मलेरिया, प्लेग, प्लाइमीलिटस या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लेग बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेग। और प्लेग रोग पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है। ये कौन से जीवाणु के कारण होता है? पास्चुरेला, ये जीवाणु है, इसी के कारण प्लेग रोग होता है। और इस रोग का संक्रमण चूहा में पाए जाने वाला पिस्सू के कारण होता है। और यह रोग सर्वप्रथम चीन में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? चीन में। आप इतना ये याद रख सकते हैं। और मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ से होता है, आप नहीं याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रिटिकम एस्टिवम
इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन हैं आम, बंदर, गेहूँ, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गेहूँ। और आम का मैग्नीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है, आप इतना ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? ऑप्शन हैं जहांगीर, अकबर, शाहजहां, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक अकबर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर। और मुगल शासक अकबर का शासन काल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। आप इतना ही याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? ऑप्शन है कोल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवादी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी पर्वत है, आप ये याद रख सकते हैं, नीलगिरी पर्वत है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण पश्चिम। और भारत के लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवन द्वारा होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन है तिब्बत, पाकिस्तान, भारत, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार की राकसताल झील से निकलती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत। और सतलज नदी की कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। और सतलज नदी भारत में 1050 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। और सतलज नदी फिरोजपुर से फाजिल्का के बीच भारत और पाकिस्तान की सीमा से होते हुए बहती है। और सतलज नदी चिनाब नदी की सहायक नदी, सतलज नदी ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। और ये भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ पर है? ये भी सतलज नदी पर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ऑप्शंस हैं मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, मंगल और शुक्र, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के दोनों ओर मंगल और शुक्र है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मंगल और शुक्र। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये जो शुक्र है उसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, ओलिपस मेसी, आप ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर
किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है अरावली, पूर्वांचल, अन्नामलाई, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और गुरु शिखर की ऊंचाई 17,000 या तो 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। और गुरु शिखर के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। किधर? पश्चिम से, पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। और अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। आप इतना ये ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, मयूरभंज, कोयम्बटूर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के लद्दाख और मयूरभंज दोनों को शामिल किया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। किसको किसको शामिल किया गया? लद्दाख और मयूरभंज को। और आप ध्यान में रख सकते हैं कि भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज क्षेत्र को खतरे में पड़े बाघों और लद्दाख को ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, SIPRE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? ऑप्शन से भारत, अमेरिका, चीन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश भारत बना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत। और वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का 3 शीर्ष हथियार आयातक देश है, जो कि भारत, सऊदी अरब और कतर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं संजय अग्रवाल, राजेश मल्होत्रा, अनुराग ठाकुर, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा बने हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राजेश मल्होत्रा। और प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना 1919 में हुई थी। और अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। कौन? अविक सरकार। अविक सरकार ये किसके अध्यक्ष हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है रामदास मिश्रा, शिव शंकरी, मोहन कैसल या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और तमिल लेखक
और ये कौन से लेखक थे? तमिल लेखक थे, तमिल लेखक थे ये। शिवशंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान कब 2022 में दिया गया है। तो आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू।